नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज़। आज हम बात करने जा रहे हैं, जवाब देना पड़ेगा मैं, एक हेल्थ सिस्टम की, वो भी उत्तर प्रदेश के हेल्थ सिस्टम की। उत्तर प्रदेश का हेल्थ सिस्टम कैसा है? सरकार कई सारी योजनाएं लेकर आई है। उत्तर प्रदेश सरकार की यदि हम बात करें तो उसकी बहुत सारी योजनाएं हेल्थ को लेकर क्रियान्वित भी करती है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश की हेल्थ सेवाएं कहीं ना कहीं सवालों के कटघरे में खड़ी हो जाती हैं। सरकारी अस्पतालों की स्थिति किसी से छिपी हुई नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति वो भी किसी से छिपी नहीं है, मीडिया की सुर्खियां बनती रहती हैं। आज की खबर है 24 जनवरी की, कल की खबर है रायबरेली से। वहां पर हेल्थ को लेकर एक खबर है कि डॉक्टर्स, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स कफ सिरप या सिरप नहीं लिख पा रहे हैं और वो टैबलेट से काम चला रहे हैं। ऐसा ही गाजियाबाद की भी स्थिति है। किसी न किसी जिले की स्थितियां ऐसी हैं। आंकड़े भी कभी कभी हमें डराने वाले आते हैं। यदि हम 6 महीने पुराने आंकड़ों की बात करें या 7 महीने पुराने आंकड़ों की बात करें या अभी मौजूदा आंकड़ों की बात करें तो हमें सोचने में मजबूर कर देते हैं। हेल्थ एटीएम सिस्टम की क्या स्थिति है, मेडिकल कॉलेजेस की क्या स्थिति है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर बातचीत करेंगे, जवाब देना पड़ेगा हमें। आखिरकार जमीनी सच क्या है इसका, कहां खड़े हैं हम, हेल्थ सेवाएं किस स्तर की हैं, क्या आपको वो सब कुछ मिला जिसके लिए सरकार ने आपसे वायदा किया था। पिछले बजट में हमने देखा सरकार ने जिस तरीके से घोषणाएं की अलग अलग सेक्टर्स को लेकर कि वो क्या देने जा रहे हैं, और अगला बजट आने वाला है फरवरी के अंदर, फिर से हेल्थ पे कुछ ना कुछ रिलीज होगा। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में एक पैनल जुड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे सरकार के लिए अश्विनी शाही बीजेपी की तरफ से, और दूसरी तरफ डॉक्टर बीपी त्यागी मौजूद रहेंगे इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। आप एक डॉक्टर भी हैं, अपना एक अस्पताल भी चलाते हैं, इसके साथ साथ राष्ट्रवादी जनसत्ता दल से जुड़े हैं और अब चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रभारी भी हैं। आप दोनों का इस शो में स्वागत है। अश्विनी शाही जी, आपका स्वागत है, और डॉक्टर बीपी त्यागी। देखिए, उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है हेल्थ को लेकर, वो किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। अभी अगर हम बात करें गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद को एक एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं तो कभी वहां पर अस्पताल में फ्रिज नहीं होता है, कभी सीरम नहीं होता है रेबीज का, कभी सीटी स्कैन की मशीन काम नहीं करती है या डॉक्टर्स को टाल देते हैं, या अलग अलग तरह की चीजें हैं। जैसा भी मैंने रायबरेली की मैंने आपसे बातचीत की, आयुष्मान कार्ड योजना, आयुष्मान जो भारत योजना है वो भी जो है कटघरे में खड़ी रहती है, उसको लेकर भी सवालिया निशान लगते हैं। आखिरकार हम खड़े कहां हैं? अश्विनी जी, संविधान के अनुसार तो लोगों के हितों को सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है, उनके जीवन की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। यदि अस्पताल जीवन रक्षा नहीं कर पाते हैं तो उसका मतलब जीवन की रक्षा नहीं हुई, ऐसा संविधान भी कहता है। उन्हें पूरा इलाज मिलना चाहिए, उनकी जीवन की सुरक्षा होनी चाहिए। मेरा सीधा सीधा जो सवाल है आपसे कि उत्तर प्रदेश का जो हेल्थ सिस्टम है वो कितना सही काम कर रहा है? क्यों ऐसी पिक्चरें आती हैं, खबरें आती हैं जो सोचने में मजबूर करती हैं, जैसे भी मैंने रायबरेली का जिक्र किया या गाजियाबाद का मैंने आपसे जिक्र किया, ये स्थिति है वहां की। अजय जी, देखिए, उत्तर प्रदेश जो है अपने आप में एक देश है। 25 करोड़ जनता की आबादी है, और स्वास्थ्य सेवाएं हो, शिक्षा सेवाएं हो या कोई भी सेवाएं हो, सरकार प्रतिदिन बेहतर करता चला जा रहा है। सरकार यहाँ पर, जब हम लोग सरकार में आए तो ये बीमारू राज्य कहा जाता था। आज उस बीमारू राज्य से निकालकर हम इसको एक बेहतर राज्य में लेकर आए हैं। आज बीमारू राज्य नहीं कहा जाता है। मैं पूर्वांचल से शुरू करूंगा और पश्चिम तक चलूंगा, आपको मैं बताऊंगा जी। पूर्वांचल में मस्तिष्क ज्वर का एक लाइलाज बीमारी पिछली सरकारों ने दिया था। किस तरीके से चलता था, कोई वो इलाज नहीं कर पाते थे। आज उस बीमारी का नामलेवा कोई नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं ये बेहतर हुई। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में डॉक्टरों की कमी थी जी। मेडिकल कॉलेज हमने हर जिले में एक बनाने का निर्णय लिया। आज हमने लगभग 4000 मेडिकल एमबीबीएस की सीटें, पीजी की सीटों में लगभग 100 से ऊपर परसेंटेज की बढ़ोतरी की है। आखिर इतने डॉक्टर आपको अब मिलेंगे हर साल। उत्तर प्रदेश में जब इलाज आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देंगे, डॉक्टर ही नहीं रहेंगे तो इलाज कहां कराएंगे, किससे कराएंगे? बिल्कुल सही बात है। साथ में पैरामेडिकल
5,000 सीटें बढ़ाई गई, नर्सिंग की 7,000 सीटें बढ़ाई गई। ये जब साथ में, क्योंकि डॉक्टर हो जाएंगे तो पैरामेडिकल और नर्सिंग की भी सीटें जो आवश्यकता पड़ेगी लोगों को, इतनी सीटें बढ़ाई गई हैं। अब आता हूं मैं, पीएचसी और सीएचसी की भी जरूरत पड़ेगी जी। आज उत्तर प्रदेश में जो हम 100 लगभग जो है 943 पीएचसी है, सीएचसी है, और 3649 जो है पीएचसी है। 130 पीएचसी सीएचसी बढ़ाया हमने, और 230 हमने पीएचसी बढ़ाया, ये पीपीपी मॉडल पे। तो ये हम ग्रामीण व्यवस्था को भी लेकर चल रहे हैं कि पहली व्यवस्था होती है पीएचसी, जहां पर मरीज जाता है वहां पर उनको जो है स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे, वहां से बेहतर सुविधाएं सीएचसी पर होती हैं। फिर उसके बाद जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, और प्लस उसके बाद जो दो एम्स अगर खुले हैं उत्तर प्रदेश में, पहले से जो है पीजीआई है, बाकी और भी अस्पताल हैं, जो कि हम पूरे उसकी बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य का इंडेक्स तैयार करा रही है ये सरकार जी। स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक व्यवस्था का इंडेक्स तैयार करा रहे हैं। अब हम हर जगह ये देखना चाहेंगे, जो आपकी आज जो व्यथा है, जो आपने गाजियाबाद और रायबरेली की बात की, हम उस पर भी जा रहे हैं, उसके जड़ में जा रहे हैं। स्वास्थ्य का इंडेक्स तय कराकर, कि इंडेक्स से पता चलेगा कि कहां पर क्या स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, किसको क्या मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, आयुष्मान कार्ड का कहां पर बेहतर इस्तेमाल हो रहा है, कहां पर बेजा इस्तेमाल हो रहा है, गलत इस्तेमाल हो रहा है जी। इन सब चीजों का हम एक इंडेक्स तैयार करा रहे हैं। पीपीपी मॉडल पर, जहां मेडिकल कॉलेज नहीं है वहां पर पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। फार्मा रिसर्च एवं इनोवेशन इंस्टीट्यूट हम खोल रहे हैं यहां पर यूपी में, लगभग उसकी तैयारी हो चुकी है और उस पर काम चालू है। नोएडा में मेडिकल डिवाइस पार्क खोलने के लिए काम चालू किया जा रहा है, कागजों का काम पूरा हो चुका है। ललितपुर में ड्रग पार्क, जेवर में मेडिटेक पार्क, ये सारा उसी से जो है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आपको, जो पूर्व कर्मचारी थे, रिटायर्ड पेंशनर और कर्मचारी, उनको कैशलेस सुविधा भी हम दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में इलाज कराने की। और आता हूं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर। ये एक बहुत ही रोचक जो है और दुखद चीज है कि यहाँ पर अभी प्रति लाख में 167 हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में मृत्यु दर है, जिसको 2030 तक हमको 70 ले आने का लक्ष्य रखा गया है कि हम 70 तक ले आएंगे। प्रति 1000 नवजात अभी 28 मृत्यु दर है, इसको हम 12 तक ले आने की बात कर रहे हैं। अजय जी, हर तरफ से, कहीं हो सकता है बड़ा प्रदेश है, आपको कमियां दिखेंगी, मगर कुछ दिन और रुकने के बाद धीरे धीरे ये चीजें जो है की जा रही। अभी हमारे 68 जिलों में 81 प्रतिष्ठानों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, ये बताना मैं भूल गया था जी, जिसमें पीएचसी, सीएचसी सब शामिल हैं। 81, तो कहीं ना कहीं कुछ सुधार हो रहा है। कितने महीने पुरानी बात है जिसमें यह अवार्ड मिला है अश्विनी जी? हमारी सरकार की बात है, आपकी सरकार की बात है। मेरे पास भी डाटा है जो बताता है लगभग 6-7 महीने पुरानी बात है जी। मुझे नहीं पता उसमें कितनी सुधार हुआ है। 33 जिले जो है स्वास्थ्य सेवाओं में पिछड़ गए थे, फिसड्डी रह गए थे, जैसे अमरोहा, सोनभद्र, बिजनौर, बागपत, झांसी, अमेठी, कानपुर देहात, गाजीपुर, रायबरेली, चित्रकूट का है ना, देवरिया, आजमगढ़ जैसे शहर थे इसके अंदर, ये पिछड़ गए थे, फिसड्डी थे। तो आप ये देखें, ये कुछ महीने पुराना ही डाटा है। अगर ये इस तरह का डाटा डराता है, जैसे मैंने गाजियाबाद की जिक्र किया कि हर रोज कोई ना कोई एक मामला आता है और वो गाजियाबाद में चर्चा का विषय बन जाता है, मीडिया की सुर्खियां बन जाता है। कभी कुछ नहीं होता, कभी फ्रिज नहीं होता, कभी रेबिस का सीरम नहीं होता, कभी सीटी स्कैन की मशीन काम नहीं करती है, या उसको जीटीबी रेफर कर दिया जाता है, या फिर उसको एम्स रेफर कर दिया जाता है। मतलब गाजियाबाद का सरकारी अस्पताल एक रेफरल अस्पताल बन गया कि रेफर कर देता है, उसके पास को होता ही नहीं है। तो ऐसे कुछ मुद्दे हैं। ये डाटा जैसे भी मैंने आपसे जिक्र किया। दूसरी, जिस तरह से अभी अब ये बात कर रहे थे बहुत सारे मामलों को लेकर, हेल्थ के सब्जेक्ट को, ग्रामीण क्षेत्रों में कितने उपकरण खरीदे गए, उनकी क्या स्थिति है। देखिए, सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी हैं, कोई डाउट नहीं है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार हो, लेकिन जमीनी स्तर पर कितनी क्रियान्वित है, जो कर्मचारी हैं वो कितना काम कर रहे हैं। यदि हम डॉक्टरों की बात करें, जैसे अभी आपने मुझे आंकड़ा दिया, एक आंकड़ा मेरे पास में भी है जो बताने के लिए काफी है। कितना है? 6000 से ज्यादा एमबीबीएस डॉक्टर्स की जरूरत थी, उसमें कितने फिल हो गए ये आपको पता होगा, शायद आप बताएंगे। आप
19,000 डॉक्टर के पद स्वीकृत हैं, जिसमें से इतने की कमी थी। 12,000 डॉक्टर तैनात थे, जो कि अभी कुछ महीने पहले का डाटा है, और लगभग 33,000 के आसपास विशेषज्ञ डॉक्टर्स की जरूरत थी, चिकित्सक की जरूरत थी। कहीं कहीं पर ऐसी भी खबरें आई थी कुछ समय पहले, जो कि डरा रही थी कि ट्रेनी फार्मासिस्ट जो है डॉक्टर बन के काम कर रहे थे। कहीं कहीं पर ऐसी स्थिति थी कि अस्पताल में बिजली नहीं थी। तो इसमें कितना सुधार हुआ, हम कहां पहुंचे, ये एक सवाल है। मैं जो समझना चाहता हूं कि आखिरकार जैसे स्ट्रेचर नहीं होती किसी किसी अस्पताल में, ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति बहुत खराब है। ये जो एक चीजें हैं, जैसे आप कह रहे हैं हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो, पिछले बजट में कहा गया 45 जिलों में मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं और बाकी में कुछ बाकी थे, जिसके अंदर ये बात चल रही थी। डॉक्टर बीपी त्यागी, मैं भी आपको उसमें जोड़ रहा हूं डिबेट के अंदर। अभी आपने अश्विनी शाही जी को सुना, जो कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है, प्लानिंग बहुत अच्छी है और उसकी धीरे धीरे सुधार कर रही है। आप देखें जो नीति आयोग की रिपोर्ट आती है वो भी कभी कभी हमें सोचने में मजबूर कर देती है। ऐसे में आपके पास भी कुछ डाटा होगा, आप क्या कहना चाहते हैं इस जो अश्विनी साई जी ने कहा और उत्तर प्रदेश की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं? पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि मुझे इस डिबेट के लिए आपने काबिल समझा, और जो हमारे साथ डिबेट कर रहे हैं साही जी, उनका भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जानकारी दी। मैं माननीय साही जी से ये पूछना चाहता हूं कि जब यहाँ ब्लैक फंगस आया था तो क्या एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन फ्री में दिया गया था? जब यहाँ कोविड आया था तो क्या ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत अच्छी थी? जो हमारा फाइनेंस कमीशन बोलता है, मैं डाटा की बात करता हूं। हेलो जी जी, बोलिए बोलिए। हेलो बीपी त्यागी जी, बोलिए बोलिए। मुझे साही जी सुन पा रहे हैं? अच्छा, मैं पीसीआर से कहूंगा थोड़ी आवाज बढ़ाएं, अश्विनी साई जी की आवाज कम आ रही है उन्हें। जी बीपी त्यागी। डॉक्टर साहब की आवाज मुझे कम आ रही है। हाँ हाँ, डॉक्टर साहब की आवाज थोड़ी तो कम है। उसको थोड़ा ठीक किया जाए, जिससे मैं उनको समझा सकूं सारी बात। जी ठीक ठीक, बोलिए। तो मैं साही जी ये बोल रहा हूं, आपको डाटे की बात बता देता हूं कि फाइनेंस कमीशन बोलता है कि हमारा जो बजट है, टोटल बजट, उसका 8%, मोर देन 8% मुझे हेल्थ पे खर्च करना चाहिए स्टेट को, किसी भी स्टेट को। लेकिन जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार है उसका 3.5% कर पाती है, और 3.5% को भी यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अभी एक हफ्ता पहले माननीय जो चीफ सेक्रेटरी हैं लखनऊ से बोलते हैं कि सीएमओ की एक मीटिंग करके कि आप पैसे को यूटिलाइज क्यों नहीं कर रहे हो। दूसरा मैं आपको बताऊं कि एज पर WHO 1000 मरीजों के ऊपर एक MBBS डॉक्टर होना चाहिए। मेरे यहां पर 17,000 मरीजों के ऊपर एक MBBS डॉक्टर है। 1000 मरीजों के ऊपर 3 स्टाफ नर्स होनी चाहिए। यहां 17,000 के ऊपर 3 स्टाफ नर्स हैं। और मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो हमारा पोस्टमार्टम करते हैं उत्तर प्रदेश में, वो फोरेंसिक एक्सपर्ट नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। जो मुर्दों का पोस्टमार्टम कर रहे हैं उनके पास फोरेंसिक की डिग्री नहीं है। बदायूं का केस आपके सामने आया होगा कि चूहे आंख को खा लेते हैं और 3 डॉक्टरों को सस्पेंड कर दिया जाता है। अब आप बताइए कि आंख निकाल के जो सप्लाई करने वाली बात होती है, 24 घंटे के बाद ऐसा कौन सा ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो सकता है, इसकी जानकारी मुझे भी दे दी जाए तो अच्छा रहेगा। यहां पर गाजियाबाद में एक अखबार में मैंने मरीज के बारे में पढ़ा कि उसकी हड्डी टूटी पड़ी है। 1 महीने से हड्डी क्यों नहीं जुड़ रही है? कि इम्प्लांट नहीं है। इम्प्लांट के लिए जब बोला जाता है सरकारी अस्पताल में,
तो 1 घंटे में इम्प्लांट परचेज कर लिए जाते हैं लोकल परचेज से। यहाँ की वैक्सीन फ्रिज के बाहर पड़ी रहती है, जब बोला जाता है तो फ्रिज किसी ऐप से परचेज कर ली जाती है। कल एक मेरे पास मरीज आया, ये आपकी जानकारी के लिए है शाही जी, कि हमारे माननीय योगी जी कहते हैं कि जो हमारे पशु हैं, गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, सबको एम्बुलेंस मिलेगी, आप कॉल करिए। मेरे पास एक बच्ची आती है 11 साल की, उसकी सांस की नली में सिक्का होता है। गाजियाबाद के सरकारी अस्पताल से उसको विदाउट एम्बुलेंस एक छोटी सी पर्ची लिख के किसी ऐसे प्राइवेट अस्पताल में भेजा जाता है जिसका एक क्लिनिक का रूप है सिर्फ। कम से कम किसी सीरियस मरीज को शिफ्ट करने के लिए एक एम्बुलेंस की जरूरत होती है, जो कि प्रोवाइड नहीं की गई। मैं इसमें गवर्नमेंट की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं बुराई कर रहा हूं कि ये जो इतना सब कुछ दिया जाता है, माननीय मोदी जी ने आज 19 करोड़ का हमें कुछ दिया, क्या वो मेरे पास तक या जमीनी स्तर तक पहुंचेगा? जो चीजें दी जा रही हैं वो जमीनी स्तर तक पहुंच क्यों नहीं रही है? जी अश्विनी शाही जी, आपने भी जैसे सुना डॉक्टर बीपी त्यागी कह रहे हैं कि सरकार की योजनाएं अच्छी हैं, सरकार बहुत अच्छी घोषणाएं भी करती है, उनको एग्जीक्यूट करने की कोशिश भी करती है, लेकिन अधिकारी सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। यह अधिकारियों की या कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से लोगों का जीवन खतरे में पड़ सकता है या पड़ जाता है, और हमें ऐसी ऐसी तस्वीरें देखने के लिए मिलती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, आखिरकार स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह की हमें मिल रही हैं। अजय जी मैं जवाब दे देता हूं। डॉक्टर त्यागी एक हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश के एक जागरूक नागरिक हैं, और डॉक्टर लगा हुआ है तो निसंदेह जो है कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में वो डॉक्टर होंगे जी। एक तो मैं निवेदन करना चाहूंगा डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब, गाजियाबाद ही पूरा उत्तर प्रदेश नहीं है, क्योंकि आपके 90% सवाल गाजियाबाद से हुए हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग जो है 80 जिले हैं, और सभी की स्वास्थ्य सेवाओं का ख्याल सरकार को रखना पड़ता है, जो कि बेहतर की जा रही। मैंने पहले भी कहा कि हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर नहीं हुआ है वहां पर किया जाए। आप लोगों के द्वारा, जागरूक लोगों के द्वारा जो ये चीजें संज्ञान में लाई जाती हैं, उस पर भी सरकार कार्रवाई करती है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने बजट की बात की, 20,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया, जिसमें 12,000 करोड़ का तो ग्रामीण पर हम लोगों ने रखा कि भाई ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में जो है 12,000 करोड़ का बजट अलग से जाए। आप इस चीज को देखिए कि आप कह रहे हैं कि खर्च नहीं कर पाते हैं। देखिए, खर्च करना उस पहले वाली सरकारों की तरह हम नहीं हैं कि जहां पर 1 रुपए का खर्च है वहां पर 365 रुपया खर्च करें। जहां पर 1 रुपया खर्च होना है वहां पर 1 रुपया ही खर्च होगा। हाँ, उसमें अगर कोई कोताही करता है कि वो काम नहीं कर पाता है तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई होती है और हो रही है। आप प्रशासन में आप पता कर सकते हैं कि किसके ऊपर गाजगिरी है, किसके ऊपर नहीं गिरी है। तीसरी बात, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो है अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं, तो अगर ऐसे कोई अधिकारियों की कोई लिस्ट हो तो कृपया आप भिजवाएं। हम लोग डीजी से बात करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से शिकायत जरूर करेंगे कि यहाँ पर ये चीजें हो रही हैं, ये गलत हैं। एक बात डॉक्टर साहब ने और कहा कि एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है, और वो जो है वो सुविधा नहीं मिल पाई। एक बच्ची के गले में सिक्का फंस गया था। देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि वहां पर जो इलाज कर रहे डॉक्टर उसको निकालने के लिए वो हो। अगर एम्बुलेंस नहीं मिला है तो एम्बुलेंस की शिकायत जो है जागरूक नागरिक होने के नाते प्रथम दृष्टया आप लोग जो है वहां के जिलाधिकारी महोदय से भी कर सकते थे। कम से कम कुछ नहीं होता, उस बच्ची को तो रेफरल से इलाज मिल गया होगा, लेकिन वहां के उस अधिकारी को कम से कम कोई ना कोई एक बैड एंट्री ही मिल जाती, यही बहुत होता। एक और महत्वपूर्ण बात जो है यहाँ पर पूरे चर्चा में अजय जी निकल कर आ रही है जी, कि उत्तर प्रदेश जो है अभी कुछ आंकड़ा गिराया डॉक्टर साहब ने कि 17,000 पर एक डॉक्टर है। डॉक्टर साहब, मैंने पहले ही एक आंकड़ा दे दिया था कि हमारी सरकार आने के बाद जब मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ी है, जिसमें 45 तो चालू हो गए हैं, बाकी पर 68 पर जो है काम चालू हो, लगभग चालू की स्थिति में है।
तो इसमें जब हम सीट, मैंने पहले बताया 4000 सीट बढ़ाने की बात की गई, तो 4000 सीट एक दिन में डॉक्टर साहब नहीं होता है। अब जब 4 साल वो बच्चे पढ़ेंगे तो एमबीबीएस वाले डॉक्टर निकलेंगे, स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो साल 2 साल पढ़ेंगे तो वो आगे निकलेंगे। तो 2-1 साल, उसमें 4 साल का मौका लगता है। उसके बाद हर साल आपको 4000 डॉक्टर प्रोवाइड होंगे उत्तर प्रदेश में। तो कम से कम अब आप बताइए, आप जो कह रहे हैं कि 17,000 पर इतने हैं, तो 4000 डॉक्टर अगर प्रोवाइड होंगे तो बताइए कितने दिनों में वो संख्या घटकर आपको जो है बराबर हो जाएगी या इलाज क्योंकि पैरामेडिकल भी उसी में है। मैं अश्विनी जी, नर्सिंग स्टाफ भी है जी। अश्विनी जी, जैसे अब डॉक्टरों की बात कर रहे हैं कि 4000 डॉक्टर पर ईयर, यानी हर साल 4000 डॉक्टर मिलेंगे, ये कह रहे हैं? 4000 डॉक्टरों का जो सीट बढ़ा है उत्तर प्रदेश में, तो जब अगर मान लीजिए कि 2 साल पहले बढ़ा है, तो 2 साल वो बच्चे पढ़े, 2 साल बाद, तो 2 साल बाद जब 4000 एडमिशन होगा तो हर साल 4000 डॉक्टर प्रोड्यूस होंगे ना। सीट बढ़ने का मतलब तो यही होता है। नहीं, देखिए सीट बढ़ गई, लेकिन जब डॉक्टर, जैसे मैं, डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, अभी हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं चीजों को, क्या है ये। एक बच्चे ने एमबीबीएस किया, डॉक्टर बन गया, उसके बाद उसकी नियुक्ति कैसे होती है? इंटर्नशिप करता है। इंटर्नशिप के लिए सुनने में आता है कि कभी कभी चक्कर काटने पड़ते हैं सरकारी अस्पताल के लिए भी। इंटर्नशिप कैसे होगी? जब इंटर्नशिप हो जाएगी उसके बाद डॉक्टर बनेगा। एक एग्जाम होता है इसके लिए, FMGE की परीक्षा, FMG की परीक्षा पास करता है, उसके बाद उसकी नियुक्ति होती है, चाहे वो अपने देश का हो या फिर बाहर से पढ़कर आया हो। डॉक्टर बीपी त्यागी, शायद मैं सही कह रहा हूं, इस तरह का कुछ प्रावधान होता है जी? तो देखिए, मैं आपको समझा देता हूं, अजय जी और साहिद जी को तो मालूम ही होगा जी। एमबीबीएस के बाद बच्चा इंटर्नशिप करता है जी। इंटर्नशिप के बाद नीट का एग्जाम देता है जी। नीट के एग्जाम में फेल होता है तो उसको MSMD नहीं मिलेगा जी। और नीट का एग्जाम अगर 2 साल लेट होता है, जो कि चल रहा है जी, तो वो जो MSMD करने वाला है बच्चा, वो वेट करता रहता है कि कब मेरा एडमिशन होगा। पर इसमें मैं ये मान के चलता हूं कि यूपी गवर्नमेंट का कोई इसमें जवाबदेही नहीं है। मैं सिर्फ जवाबदेही कहाँ चाहता हूं जी, कि क्या मेरे यूपी गवर्नमेंट जितने सरकारी अस्पताल हैं वहां पोस्टमार्टम करने के लिए फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं, ठीक है, जो पोस्टमार्टम करते हैं। डॉक्टर साहब, एक क्षण के लिए आपको बस बीच में टोक रहा हूं इजाजत के साथ। ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए कि जो लड़का अगर 4000 सीटें बढ़ी हैं, इसमें इंटर्नशिप में फेल हो जाता है, वो नहीं होता, मैं कह रहा हूं कि सक्सेस रेशियो 25% का हम लोग मिनिमम मान के चल सकते हैं कि नहीं? नहीं, अब वो मान के चल सकते हैं, 25% चल सकते हैं ना। नहीं, ये आपकी अगर यहाँ पर चर्चा हो रही है, यहाँ पर कोई बहस नहीं हो रही है, हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अगर 25% भी हम मानकर चलते हैं, तो हमने जो डॉक्टर पहले प्रोड्यूस हो रहे थे उससे 1000 डॉक्टर पर ईयर बढ़ाने की बात की सरकार ने सोचा। अब उसमें वो फोरेंसिक वाला हो, पोस्टमार्टम करने वाला या इलाज करने वाला, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैंने कहा कि 1000 डॉक्टर अगर आपके ही बात मान लेते हैं हम 25% की बात, तो 2-4-5 साल के बाद उत्तर प्रदेश को 25% डॉक्टर यानी कि 1000 डॉक्टर हर साल प्रोड्यूस होते हुए दिखेंगे या नहीं? जी डॉक्टर साहब। लेकिन जो मेरी बात का जवाब मैं जानना चाह रहा हूं, अब आप ये मान के चले, ये बदायूं का अगर मैं किस्सा आपसे पूछता हूं, गाजियाबाद का नहीं है, बदायूं में जो अपने सीएमओ हैं उनको सस्पेंड क्यों किया गया, कोई जवाब नहीं है। अब 2 डॉक्टरों को सस्पेंड क्यों किया गया, कोई जवाब नहीं है। थोड़ा उस पर चर्चा कर लिया जाए। अजय जी, डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा, जो हम लोग चर्चा कर रहे थे तो उस पर चर्चा करें, फिर सस्पेंशन पर भी आ जाएंगे। नहीं, बिल्कुल बीपी त्यागी, आप बताएं अश्विनी साही जी को, जो कह रहे हैं कि 25% मान लेते हैं, जो आप कह रहे हैं। हाँ, 25%, चलिए 25% अगर मान लेते हैं, तो उसके बावजूद भी जो मेडिकल कॉलेज सारे बनने थे अभी तक, क्या वो बने? अभी तक नहीं बने, मुझे लगता है।
और जब वो नहीं बनेंगे तो फिर हमारे पास स्टूडेंट कैसे आएंगे? डॉक्टर साहब 68 चालू है, हमने कहा ना आपको 68 चालू है, 68 चालू है। नहीं, जो आपका डाटा बताता है वो ये है कि 35 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूं जी। मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में हर जिले को एक मेडिकल कॉलेज देने की बात की, जिसमें 45 सरकारी और बाकी पीपीपी पर 68 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश सरकार ने संचालित किए। बाकी जो जिले बचे हैं उसमें और पीपीपी पर बनाने की बात हो रही, अभी पूरा नहीं बना, मैं आपकी की बात नहीं कर रहा हूं जी। तो अब इसमें तो मैं जिसमें समझना चाहता हूं, देखिए आप दोनों जो बात कर रहे हैं ठीक है, अश्विनी शाही जी, जिस तरह की तस्वीरें आती हैं और जो जैसे भी मैंने रायबरेली का जिक्र किया आपसे या फिर जो मैंने आपको बताया, सरकार अच्छा काम कर रही है लेकिन इसके बावजूद भी उसकी आलोचना होती रहती है, उसको सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि शायद सरकार से ज़्यादा उम्मीदें हैं, लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जो है बहुत बेहतर करेगी, और जो लापरवाह कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं या जो इस तरह की चीज़ें करते हैं, जैसे भी मैंने बताया, यदि मेडिसिन नहीं है तो बाहर के लिए लिख दिया या फिर बाहर से टेस्ट करा लीजिए, या जैसे सीरम की बात हुई, रेबीज की बात हुई या दवाइयों की बात हुई, इस पर जो सरकार है कि किस तरीके से शिकंजा कसेगी, ये सबसे बड़ा सवाल उठ कर आ रहा है आप सामने, जो हमारी समझ में आता है कि भाई ये अस्पतालों की जो स्थिति है कैसे सुधरेगी। ये सरकारी महत्वपूर्ण सवाल है, एकदम महत्वपूर्ण सवाल है कि जिससे उम्मीद होती है व्यक्ति उसी की तरफ भागता है। जैसे होता क्या है कि कभी आप देखिए एक नाव अगर पानी में होती है तो एक तरफ जब डूबने लगती है तो लोग भागकर दूसरे तरफ चले जाते हैं, इसलिए उधर डूबने लगती है। जनता थोड़ा सा जो है आशा लगाती है, विराट कोहली अगर शतक मारते हैं तो हर मैच में शतक की अपेक्षा रखती है, ये होता है, लेकिन हम उसी जनता के लिए जवाबदेह हैं क्योंकि हमारी सरकार एक बेहतर काम कर रही है, तो जनता को हमसे अपेक्षा है। आज के दिन में मैं बताऊं आपको कि लगभग जो है मैक्सिमम अस्पतालों में दवाइयों पर अंकुश लग चुका है जो बाहर लिखा जाता था। ठीक है, अब कुछ अस्पताल ही बचे होंगे जहां की शिकायत अगर आप लोग करेंगे तो उस पर भी कार्रवाई होगी। बाहर की दवाइयां नहीं लिखी जा रही हैं, बेहतर दवाइयां आज अस्पताल में मौजूद है और सभी सरकारी अस्पतालों में मतलब 99% दवाइयां लिखी जा रही हैं। रही बात खराब काम करने वालों की, शायद बदायूं का भी केस जो डॉक्टर साहब ने उठाया, मैं वही चाहता हूं कि अगर उस जो सीएमओ ने कुछ न कुछ गलत किया होगा इसलिए उसको सस्पेंड करना होना पड़ा। ऐसे सिर्फ बदायूं नहीं है, अभी इधर जो है उधर प्रयाग के बाद कौशाम्बी या कहाँ के डॉक्टर सीएमओ भी सस्पेंड हुए हैं, पूर्वांचल में भी संत कबीर नगर में हुए हैं, क्योंकि अगर इन लोगों ने कहीं भी जनता के साथ कोई भी नजरअंदाज करने का काम किया, जनता को उनकी चीजें जैसे आपने कहा स्ट्रेचर नहीं है, समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची, ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म है, पर जो है कोई दवाई बाहर से लिखी जा रही है, जांच जो है बाहर से लिखी जा रही है, जो वहां पर मौजूद जांच है उसके अलावा, मतलब जो मौजूद है, जो बाहर नहीं मौजूद है उसके लिए नहीं कह सकते, लेकिन जो है उसके अलावा अगर वो चीजें अगर बाहर से लिखी जा रही है तो इस पर एक अंकुश है और गाज गिर रही है और बहुत मजबूत। इस समय देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कड़क स्वभाव है वो पूरा उत्तर प्रदेश नहीं हिंदुस्तान जान रहा है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने किस तरीके से औचक निरीक्षण करके एक दहशत का माहौल डॉक्टरों में पैदा किया है, स्टाफ में पैदा किया है। पहले की तरह लोग अब नहीं काम कर रहे हैं, अब बहुत बेहतर सुविधाएं सुधरी हैं, लेकिन अजय जी मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा अभी भी कमी है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं और उस पर हम काम कर रहे हैं। ठीक, ये आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत ही ईमानदारी से आपने कहा अश्विनी साई जी की अभी भी कमी है, उस पर सरकार काम कर रही है, ये एक अच्छी ईमानदारी है। एक सवाल और जी, एक सवाल और अजय जी अलाउ करेंगे एक सवाल? हाँ बिल्कुल बिल्कुल पूछिए। मैं एक अर्ज करूंगा शाही जी से कि हमारा मिशन है कि हम ट्यूबरक्लोसिस फ्री करेंगे 2025 तक, टीबी नहीं रहेगा। लेकिन एक टीबी ऐसी होती है जिसको हम बोलते हैं कि वो रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस होता है, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट। मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट जो ट्यूबरक्लोसिस होता है वो 3 साल में ठीक होता है।
अभी यहाँ आगरा जोन में मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट के लिए कोई दवाई नहीं है। जब दवाई नहीं है तो 25 तक खत्म कैसे होगा? अब देखिए, आगरा में अगर दवाई नहीं है तो दवाई वहां पर रिक्विजिशन जरूर आया होगा स्टोर पर, रिक्विजिशन आया, उसके बाद वहां पर अगर यहाँ भी नहीं होगा तो उसको बाहर से मंगाया जाएगा, लेकिन वो पहुंचेगा। सरकार की योजनाएं हैं, सरकार टीबी मुक्त करने पर लगी है, पोलियो मुक्त करने पर सरकार लगी थी, पोलियो से तो हम मुक्ति मिली गई है लगभग। तो इसे टीबी से भी देखिए, जो महामारी होती थी जिसके लिए टीबी अस्पताल खोलने पड़ते थे, सैनिटोरियम खोलने पड़ते थे, अब ना सैनिटोरियम खोलना पड़ता है और ना अस्पतालों में जो है मरीजों की संख्या भी कम होती जा रही है। कानपुर आप जाकर देखिए, जो कानपुर का बहुत बड़ा टीबी अस्पताल है, मरीजों की संख्या उसमें जो है 30-35% रह गई है। अब धीरे धीरे मरीज जो है निकल कर जा रहे हैं। आप आगरा की बात अगर कह रहे हैं, हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए दवाई वहां पर न हो, रिक्विजिशन, ये चीजें क्योंकि कोई समाचार पत्र में एक दिन छप गया दवाई नहीं है, ये नहीं छपता है कि उसका रिक्विजिशन जो है सेंट्रल वेयर हाउस को चला गया है और वहां से 15 दिन बाद 10 दिन बाद आ गया दवाई। चलिए ठीक है शाही जी और डॉक्टर बीपी त्यागी, मैं थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ा लेता हूं। जैसे हम बात करते हैं अच्छे स्वास्थ्य की, अच्छी हेल्थ की, उसके जो बेसिक्स हैं, मूल तत्व जो है उसके, वो जो है मेरी जानकारी के मुताबिक क्या है? शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और ये दो चीजें हैं, शुद्ध हवा और पानी। जी अजय जी, जी ठीक है। एक व्यक्ति कब हेल्दी कहलाता है? जब वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ हो। तो यदि हम यहां बात करते हैं शुद्ध पानी और हवा की, तो हवा तो दिल्ली एनसीआर में काफी खराब है, या उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों की हम बात कर लें, उनका AQI देखें कहां पर जाकर ठहरता है, वो किसी से छिपा नहीं। आंकड़े अक्सर डेली जारी होते हैं, वो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिरकार किस तरह की हवा हम ले रहे हैं और उसमें हमारा स्वास्थ्य किस तरह का बनेगा और उससे किस तरह की बीमारियां होंगी। पानी की भी गुणवत्ता की हम बात कर लें, यदि हम गाजियाबाद, नोएडा या दूसरे शहरों की बात करें तो बोतल बंद पानी पे हम ज़्यादा जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में किस तरह का स्वास्थ्य हम की बात कर रहे हैं, या किस तरह का स्वास्थ्य होगा, या आदमी कितना मेंटली फिट होगा, शारीरिक रूप से फिट होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है इसके अंदर। शाही जी, क्या हवा और पानी शुद्ध हो सकता है? इसके ऊपर सवाल है। देखिए, मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि हवा और पानी छूने का जो है बहुत कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे जिसमें आपको मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में चाहे आप ले लीजिए, चाहे किसी भी राज्य में ले लीजिए जहां पर AQI खराब है, तो आजकल तो देखिए किस तरीके से फिल्टर लग गए हैं जी। घरों में पानी जो है फिल्टर करके लोग पी रहे हैं। सरकार, जबकि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो पेयजल की अच्छी व्यवस्था करे, जो नहर है या नदी है जो वो वहां से अच्छा पेयजल जाए, जो वाटर वर्क्स है वो पूरा से ढंग से काम करे, पेयजल अच्छा हो। लेकिन इस पर योजनाएं अजय जी चलती रहती हैं, सरकारी योजनाएं चलती रहती हैं, मगर जो एक पोल्यूशन का वातावरण है इसमें देखिए, एक मैं कहूंगा स्पष्ट रूप से भाजपा के प्रवक्ता होने के नाते नहीं, एक नागरिक होने के नाते, कि हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है, जो अब धीरे धीरे हमारे बच्चों ने निभाना शुरू किया है। हमने नहीं, हमारे बच्चों ने निभाना शुरू किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है, तब से देखिए कि किस तरीके से धीरे धीरे पॉलिथीन सड़कों पर मिलना कम हो गया, क्योंकि पॉलिथीन बंद कर दिया गया है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो हम लोग नालियों में फेंक दिया करते थे, नदियों में कचरा फेंक दिया करते थे, धीरे धीरे जलस्तर नीचे जाता है, पानी बहाते हैं हम लोग। तो ये बड़ा व्यापक विचार का वो है। हवा और पानी शुद्ध करना इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। बिगड़ने में बहुत टाइम लगा है, तो सुधारने में भी बहुत समय लगेगा अजय जी। काम सरकारें कर रही हैं। डॉक्टर साहब, अश्विनी साई जी कह रहे हैं बिगड़ने में बहुत समय लगा है, तो सुधारने में भी तो समय लगेगा ना हवा पानी को। नहीं, देखिए, मैं अश्विनी जी की इस बात में तारीफ करता हूँ जी कि वो एज ए नागरिक हमसे बात कर रहे हैं, एज ए राजनेता नहीं बात कर रहे हैं। मैं भी एज ए नागरिक उनको ये बताना चाहूंगा जी कि वो इस बात को न कहे कि मैं गाजियाबाद की बातें उठाता हूँ। जी
मेरे अस्पताल के पास गाजियाबाद में एक पार्क है। ये बहुत ही सूक्ष्म बात हो जाएगी। उसको अथॉरिटी बोलती है, जीडीए बोलता है कि हमने निगम को हैंड ओवर कर दिया है। ठीक है। निगम बोलता है जीडीए ने हमें नहीं दिया है। पिछले 11 साल से मैं और मेरी नातिन जी उसको साफ करते हैं अपने एम्प्लॉइज के साथ। मतलब उस पार्क को डॉक्टर साफ कर रहे हैं, डॉक्टर और आपका स्टाफ? वो मैं एज ए नागरिक बात कर रहा हूँ, अब एज ए डॉक्टर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन क्या अगर हमें गाजियाबाद को पूरा नंबर 1 बनाना है, जो हम सोच रहे हैं कि गाजियाबाद नंबर 1 हो, इंदौर से भी ऊपर आए, तो क्या उसमें एडमिनिस्ट्रेशन या निगम हमारी कुछ मदद करेगा? ये सवाल है। जवाब देना पड़ेगा। मैं जिस तरीके से अश्विनी शाही जी ने अपनी बात रखी और कहा सरकार अच्छा काम कर रही है, सारी कोशिशें कर रही है, जो भी लापरवाह कर्मचारी होंगे उनके साथ कार्रवाई भी करती है और आगे भी किया जाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि सरकार अच्छा काम कर रही है और हेल्थ सेवाओं को दुरुस्त कर रही है। थोड़ा और समय लगेगा। डॉक्टर बीपी त्यागी, आपने जो सवाल उठाए उनके भी बड़े बखूबी उन्होंने जवाब दिए। डॉक्टर बीपी त्यागी, जवाब देना पड़ेगा शो में हमारे साथ बने रहने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले शो में फिर आपसे मुलाकात होगी, बातचीत होगी। तब तक देखते रहिए आप जवाब देना पड़ेगा।